सो हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी पर आज पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक करंट का इशू देखेंगे जो कि काफी दिन से न्यूज में चल रहा है कि अरावली पर्वत के बारे में। कि अरावली जो पर्वत है वो उसको लेकर के न्यूज में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अरावली पर्वत की बात करें अगर, तो अरावली पर्वत जो है वो आप देखते हैं यहाँ पर कि राजस्थान में फैला हुआ है। इसके पश्चिम में आप देखेंगे, पश्चिम उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो मरुस्थल है, इसको थार मरुस्थल बोलते हैं। और इसके पूर्व में देखेंगे तो मैदान यहाँ पर पाया जाता है। तो अरावली पर्वत के बारे में एक बात ये समझना है कि अरावली पर्वत एक डिवाइडर के फॉर्म में काम करता है। मतलब कि डिवाइडर का मतलब इतना सा है कि इसके एक तरफ दूसरी जलवायु है, इसके दूसरी तरफ दूसरी जलवायु। मतलब कि अरावली का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर अरावली नहीं रहेगा तो इसके अ, न रहने की वजह से भारत में मरुस्थलीकरण का विस्तार होगा। तो आइए समझते हैं कि अरावली में क्या-क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात हम अरावली की करें तो इसमें हम ये बात करते हैं, अरावली के बारे में बात करते हैं। भाई अरावली कैसा पर्वत है? तो अरावली की बात करते हैं तो प्राचीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? प्राचीन वलित पर्वत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में कैसा ये है? तो वर्तमान में रेसिडुअरी का मतलब क्या है? ये अवशिष्ट पर्वत है कि बचा हुआ है। बचा हुआ का मतलब ये हुआ कि ये अब वलित नहीं होता है, इसकी वजह से ये क्षरण इसका होना, मतलब इसका लगातार क्षरण होता जा रहा है। तो सबसे पहली बात, ये प्राचीन वलित पर्वत है और ये कब बना हुआ था? तो पूर्व कैम्ब्रियन काल में बना हुआ था। पूर्व कैम्ब्रियन काल का टाइम पीरियड क्या है? 200 से 250 करोड़ वर्ष। करोड़ वर्ष। इसकी लंबाई की जब बात करें तो लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास में है। किसकी लंबाई? तो अरावली की। इसका विस्तार कहाँ पर? इसका विस्तार कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। एक बात समझिएगा, सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दूसरी बात करते हैं कि इसकी भौतिक विशेषता क्या है, तो इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। ये एक क्षीण पर्वत है, मतलब कि अवशिष्ट पर्वत है। इसमें एक चोटी है, इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर ये है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख शैलें पाई जाती है, तो यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। यहाँ पर इसका महत्व क्या है? यहाँ पर खनिज कौन है? यहाँ पर बहुत सारे टाइप के खनिज पाए जाते हैं। जैसे इसमें तांबा, तांबा के लिए खिचड़ी फेमस है, आपने पढ़ा होगा। जस्ता, सीसा और संगमरमर में मिलता है। जलवायु और पर्यावरण पर क्या इसका प्रभाव? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि थार का मरुस्थल जो होता है वो, ये जो अरावली है, ये थार मरुस्थल को रोकता है, मानसून को प्रभावित करता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में ज़रूर। और मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करता है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं इससे? तो यहाँ से लूनी नदी, साबरमती नदी, बनास नदी और साहिबी नदी, यहाँ से इनका उद्गम होता है। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता में यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है और रणथंभौर भी यहीं पर है। इसके बाद अगर इसकी बात करें कि भाई प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, तो जो समस्या चल रही है वो समस्या क्या है? यहाँ पर अवैध खनन होता है। दूसरी चीज़ है शहरीकरण का दबाव है, वनों की कटाई है और साथ-साथ में भू-जल स्तर में गिरावट आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि डिस्कस मैंने किया, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है इसको लेकर के। तो एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।